आइए हम आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। नगर व्यापारी और शिल्पीजन के लिए क्या कहा गया है इस चैप्टर में। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपना कि मैं पिछली वीडियोस डालती आ रही हूँ, अपलोड करती आ रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर कोई मिस्टेक्स रह गए तो भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उस मिस्टेक को दूर करूँ और अपनी वीडियो में दोबारा वो गलतियाँ ना करूँ। धन्यवाद। चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर को। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री आता तो उसके बारे में कैसी आकांक्षा रखता है कि नगर कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे कोई प्रशासनिक शहर था तो कोई वाणिज्यिक शहर था, कोई पत्तन नगर था, या फिर कई नगर ऐसे थे जो प्रशासनिक भी थे, मंदिर भी था और वाणिज्यिक कार्यकलाप भी थे और शिल्प उत्पादन भी था। यानी कई तो बहुत सारे गुणों को लेकर चल रहे थे नगर। उनमें से एक के बारे में पढ़ते हैं कि प्रशासनिक केंद्र। चोल वंश जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि चोल वंश जो चोल राजा थे उनकी राजधानी तंजावुर थी। यानी चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर थी। इसके आसपास कावेरी नदी बहती थी, क्योंकि ये जो 12 महीने बहने वाली नदी थी, जो कावेरी नदी थी, 12 वर्ष बहती थी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित था। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राजा राजराज ने किस मंदिर की स्थापना की थी। राजेश्वर मंदिर की किस देवता के लिए? राजेश्वरम देवता के लिए करी थी। ये नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, राजेश्वर मंदिर, राजेश्वरम देवता। तो ये इसलिए था क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो आज हम एक डाउट भी क्लियर करते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, डाउट नहीं कहेंगे, क्वेश्चन भी कर लेते हैं और आंसर भी है कि नाम इतने मिलते जुलते थे क्योंकि ये जो इस समय के जो राजा होते थे अपनी तुलना देवता से करते थे, इसलिए नाम काफ़ी मिलते जुलते आ रहे हैं। तो राजराज द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर था? राजेश्वरम मंदिर। की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती है। यानी अगर हम इमेजिन करें कि हम घोड़े पे सवार होकर राजधानी तंजावुर आए हैं, तो आप इमेजिन करो कि उस नगर में जाके आपने क्या सुना है? राजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बज रही है। लोग नगर के कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। यानी ये वास्तुकार है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। अब इससे क्या पता चलता है कि मंदिरों की दीवार पर नाम भी उत्कीर्णित किए जाते थे वास्तुकार के। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। मंदिर के अंदर क्या है? राजमहल है। मंदिर के अलावा राजमहल है। राजमहल में कई मंडप हैं और इन्हीं मंडपों में दरबार लगती थी। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। अधीनस्थ यानी उनके अंदर जितने भी लोग आते थे उनके लिए वो आदेश जारी करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए थे। यानी सैनिक रख रहे हैं तो सैन्य शिविर भी रह गए होंगे, जाहिर सी बात है। नगर उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ था जहां अनाज, मसाले और कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। नगर में क्या क्या है? अब हमने क्या देखा शुरुआत में, हम ध्यान देते हैं। मंदिर है, मंदिर के अलावा राजा हैं, वहाँ पे प्रशासनिक कार्य भी हो रहे हैं क्योंकि मंडप है, मंडप में राज दरबार लगाए जा रहे हैं और अपनी जो है आदेश भी जारी हो रहे हैं। तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि बाजार है जहाँ अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयू के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित तथा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु से दीप बना रहे हैं। एक ही नगर में कितने सारे कार्य हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। ठीक है। तंजावुर क्या है? ये तंजावुर ये राजधानी है चोल राजाओं की। दूसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तंजावुर एक प्रशासनिक केंद्र होने के साथ साथ, क्योंकि तंजावुर राजधानी थी, राजा यहीं रह रहे थे,
अपने प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो इसके साथ साथ एक मंदिर नगर भी था। मंदिर नगर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। नगरीकरण जब होता है ना, नगरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जब नगरों में लोगों का बसाव तेज़ी से होने लगता है और ये नगरों का विकास भी करते हैं। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर जो है समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर जाते हैं, मंदिर बनाते हैं। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिससे आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। यानी देख सकते हैं हम, मंदिर समाज अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते थे। राजा भी दान देते थे ताकि धार्मिक अनुष्ठान अच्छे से हो। वहाँ लोग आने जाने वाले भी दान देते थे। उसके अलावा जो दर्शनार्थी आते थे वो भी दान दक्षिणा देते थे। तो अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत कर रहा था। समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मंदिरों में क्या होता था, पुरोहितों को और तीर्थयात्रियों को भोजन कराया जाता था। ठीक है। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। मंदिर के जो कर्ता धर्ता थे, जो मंदिर के जो भी वो था वो करते थे, तो मंदिर के धन को क्या करते थे, व्यापार में लगाते थे और साहूकारी में लगाते थे। शनह शनह समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। देखो, मंदिर जब बना तो उसके आसपास लोगों का बसा हुआ, तो इसमें यही कहा गया है कि धीरे धीरे मंदिर के आसपास पुरोहित आए, पुजारी आए, कामगार आए, शिल्पी आए, व्यापारी आए, मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। मंदिर जब बनता है तो उसके आसपास बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था विकसित होती है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे आएंगे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वहीं से करी जाए, तो अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इस प्रकार जो मंदिर नगरों का विकास हुआ, इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी और गुजरात में सोमनाथ। इसी रीति रिवाज से मंदिर के चारों ओर नगरों का विकास हुआ है। जैसे इसके उदाहरण अगर हम दें तो मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी मंदिर है और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, जिसके आसपास नगरों का विकास ऐसे ही हुआ था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ये इसी प्रकार से विकसित है। तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित होते गए। वृंदावन की बात करें या तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई जो 2 नगर हैं उसके उदाहरण है। अजमेर जो राजस्थान में है और 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वो सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। उनके दर्शनार्थियों श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थयात्री आते हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार मंदिर के आसपास नगरों का विकास हुआ, तीर्थस्थलों का विकास हुआ, तीर्थयात्री आए और किस प्रकार वो नगर विकसित होता गया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे छोटे नगरों का। अभी हमने पढ़ा बड़े नगर कैसे विकसित हुए, अब हम पढ़ेंगे छोटे नगरों का संजाल। ठीक है। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा, यानी जाल सा बिछने लगा। कब से? 8वीं शताब्दी से। उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांव में हुआ, यानी उनका जो बसा हुआ वो बड़े बड़े गांव में हुआ। वो बड़े बड़े गांव में बड़े, उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, यानी बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा होती थी। क्या होती थी उसमें? मंडपिका होती थी। जिसे मंडी नहीं कहते, तो पहले उसमें एक मंडपिका होती थी। ठीक है। मंडपिका मंडी नगर 8वीं शताब्दी से बसने लगे थे।
जहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। मंडी में क्या लाते थे लोग, अपने आसपास के गांव के लोग जो है वो उपज लाते थे। उसमें ऐसी गलियाँ थी जहाँ दुकानें और बाज़ारें थे जिन्हें बाद में हट कहा जाने लगा होता था। 8वीं शताब्दी से नगरों का प्रादुर्भाव मिलता है हमें, जिसमें मंडपिका होता था, जिसे मंडी कहते लगे बाद में लोग, जहाँ लोग अनाज लाते थे, आसपास के गांव के लोग अनाज लाते थे और वहाँ बेचते थे। और उसके अलावा हट था, जिसे बाद में हाट कहा जाने लगा, बाजार। इसके अलावा भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों के लिए अलग अलग बाजार होते थे। सबके लिए अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगरों में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, यानी नगरों में बस जाते थे, स्थायी रूप से अपना कारोबार करते थे। जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। इनमें 2 तरह के व्यापारी थे 8वीं शताब्दी में जो विकास हो रहा है व्यापारियों का। पहले तो ये जो नगरों में बस जाते थे, दूसरे वो जो घूम घूम के व्यापार करते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो दुकान डाल चुके हैं, स्थायी रूप से बस चुके हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। कुछ है जो घूम घूम के करते हैं। तो इस प्रकार से उस समय में भी था और उसी समय से इसका प्रादुर्भाव हमें मिलता है। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थायी उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन, आसपास और दूर दूर के जो व्यापारी होते थे ना, इन नगरों में अपनी स्थानीय उपज खरीदने के लिए और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी और काले मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ये जो नगर विकसित हो रहे हैं छोटे छोटे, इनमें क्या होता था, दूर दूर के व्यापारी आते थे और आसपास के व्यापारी भी आते थे। सब क्या करते थे, अपनी चीज़ें इन्हें दे देते थे और इनसे यहाँ की जो चीज़ें होती थी ना वो ले जाते थे खरीद के। आमतौर पर कोई सामंत या परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का, बाद के काल का जमींदार जो था, इन नगरों के आसपास किलेबंद करके महल बना लेता था। यानी किलेबंद कर दिया, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी और एक महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी शिल्पकारियों तथा उनके व्यापारों की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया होता था। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया जो आज भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इन नगरों में व्यापार होता था, ठीक है, किस तरीके से होता था। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे सामंत आए या कह लो परवर्ती काल के जमींदार आए। इन्होंने किलेबंदी करी और महल बनाए। इसके साथ ही यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाए, कर लगाया और इन करों को वसूलने के लिए कभी कभी तो इन अधिकारों को मंदिरों को दे दिया, यानी कि उन मंदिरों को दे दिया जिन्हें इन्होंने या खुद ही निर्मित करा था, बड़े बड़े व्यापारियों ने निर्मित करा था, जो आज हम अभिलेखों में भी इनके वर्णन को पाएंगे। चलिए आगे के आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हम उन कमियों को दूर कर सकें और आगे के वीडियोज़ में ऐसी कमियां हम ना लाएं। धन्यवाद।